नमस्कार शिक्षार्थी श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान ने जीवन संवर्धन और कौशल विकास के लिए एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें हमने बात करनी प्रारंभ करी है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और हमने जब स्वास्थ्य की बात की है तो सबसे पहले हमने अपने दांतों की जो साफ़ सफाई है उसके लिए हमने एक श्रृंखला विकसित की है, जिसमें हम लोग 4 या 5 प्रोग्राम को रखेंगे। पहला प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं। आज दूसरे प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हुए बड़े हर्ष से बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुनीता चौधरी जी उपस्थित हैं, जो कि बताएंगे कि जो डेंटल हाइजीन है उसको कैसे हम अपने जीवन में लाएं। और जो वेद में हमको ज्ञान दिया गया था कि हम लोग अगर शारीरिक शुचिता का अपना ध्यान रखते हैं, अपनी मानसिक शुचिता का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में जो लक्ष्य है हमारा, जो चरित्र विकास और व्यक्तित्व विकास की बातें हम लोग करते हैं, उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए जो पंचकोशी यात्रा है उसमें भी हम देखते हैं कि अन्नमय कोश से लेकर के हम लोग विज्ञानमय कोश होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब उस पंचकोशी यात्रा को हमको पूरा करना है तो सबसे पहले हमारा मन स्वच्छ हो, हमारा तन स्वच्छ हो, तभी हम बातें कर पाएंगे। तो आज की हम लोग बात करेंगे डेंटल हाइजीन के लिए। मैंने बताया कि डॉक्टर सुनीता चौधरी जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैम, राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में मैं डॉक्टर इंद्रजीत आपका स्वागत करता हूँ। मैम धन्यवाद। तो डॉक्टर सुनीता जी, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि दिल का इलाज कर रहे हैं, मस्तिष्क का इलाज कर रहे हैं और अन्य प्रकार के डॉक्टर भी हैं। लेकिन कई बार हमारे समाज में दांतों को लेकर के हम लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। तो क्या ये जो शारीरिक स्वच्छता की जिसकी हम बात करते हैं और जो हम अपने मुख की स्वच्छता की बात करते हैं, इसमें कोई अंतर है? अगर अंतर है तो इसको आप कैसे देखती हैं? जैसा डॉक्टर इंद्रजीत जी ने पूछा, शारीरिक स्वच्छता और हमारे मुख की स्वच्छता दोनों एक तरह से काफ़ी हद तक रिलेटेड भी है और दोनों में अंतर भी है। जैसे शरीर को स्वच्छ रखना, साफ़ रखना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे मुंह को भी साफ़ रखना उतना ही ज़रूरी है। दोनों में फ़र्क थोड़ा है क्योंकि शरीर को हम बाहर से साफ़ रखते हैं, हम अपने इंटेस्टाइन में, अपने स्टमक के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अपने मुख के अंदर जाकर, मुख मतलब हमारा जो ब्रशिंग है उसके थ्रू, कुल्ला के थ्रू अपने मुख को अंदर से भी साफ़ कर सकते हैं। और इसके कई तरीके और भी हैं जिससे अपने मुंह को हम स्वच्छ रख सकते हैं। मुंह का मतलब मुंह के अंदर जो हमारे दांत हैं, जीभ हैं, तालू हैं, मसूड़े हैं, ये सारी संरचना मुंह के अंदर ही आती है और इन सब को साफ़ रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे शरीर को भी साफ़ रखना। मैम, अगर टेक्निकल टर्म्स में हम लोग बात करें, आप एक डॉक्टर की तरीके बताएं कि जब आप लोग कहते हैं कि हमारे मुंह का पीएच लेवल ये होना चाहिए, हमारे सलाइवा का कंडीशन ये होना चाहिए, तो उस दृष्टि से हमारा जो डेंटल हाइजीन है वो क्या होना चाहिए? मतलब मुंह का जो हमारा स्तर है वो क्या होना चाहिए? और एक आम नागरिक इसको समझे कैसे? कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के मुंह से अच्छी खुशबू नहीं आती है, लेकिन वो जान ही नहीं पाते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी हैबिट्स के साथ में। तो हम लोग कैसे जाने कि हमारा मुख जो है वो स्वच्छ है और स्वस्थ है, और इसके लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं? जी, मुंह के अंदर जब भी हम खाना खाते हैं और हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है वो हमारे दांतों से तो पहले हमारा भोजन क्रश होता है, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बंटता है। उसके बाद उस पे हमारा सलाइवा जो होता है, हमारे लार हैं, वो उस पे काम करना शुरू करते हैं और उसको बोलस का फॉर्म देते हैं। मतलब उसको एक तरह से मिलाकर एक गोला बनाते हैं सो दैट कि वो आराम से हमारे इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में और जाए और आगे की पाचन शुरू हो। जहाँ तक सवाल है पीएच का, तो जब हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं और हमारा अगर खाना दांतों के बीच में फंसा हुआ या मुंह में काफ़ी देर तक रह जाए तो वो डिकम्पोज होता है। बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं और उस डिकम्पोजिशन की वजह से एसिड निकलता है। जब एसिड निकलता है तो हमारे मुंह का पीएच जो है वो लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। और अगर हम उसको साफ रखें, बराबर से कुल्ला करें, तो उसको हम उस पीएच लेवल जो नीचे जा रहा है उसको हम बराबर रख सकते हैं। क्योंकि पीएच लेवल नीचे अगर जाता है तो हमारा टूथ, हमारा दांत डिके होता है, सड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि मुंह का पीएच बैलेंस रहे, क्योंकि सलाइवा का जो पीएच है, हमारे लार का जो पीएच है वो 6.3 to 7.3 के आसपास रहता है, यानी बफर की तरह वो काम करता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया ज़्यादा डिके कर रहा है, और बैक्टीरिया कब डिके कर रहा है? जब हमारा खाना मुंह के अंदर फंसा हुआ है, साफ़ सफाई पूरी नहीं हो रही है।
तो पीएच नापना तो पॉसिबल नहीं है कि हर मनुष्य पीएच अपना लेवल नापता रहे, मगर इतना पता होना चाहिए कि अगर हम अपनी डाइट सही रखते हैं, अपने मुंह की सफाई करते हैं सही तरीके से, तो हमारा पीएच लेवल नीचे जाएगा ही नहीं। प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए तो भी हमारा पीएच लेवल नीचे नहीं जाएगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे डेली रूटीन में हैं, और कि खाना खाने के बाद, सुबह में, रात में ब्रश करना, कुल्ला करना और प्रचुर मात्रा में पानी पीना। ये सब चीज़ें करके आप अपने मुंह के पीएच को नॉर्मल लेवल पे रख सकते हैं। तो इसके लिए मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, नापने की ज़रूरत नहीं है, इतने से भी आपको पता चल जाएगा और आपका टूथ डिके नहीं होगा। पर्पस यही है, हमारा जो उद्देश्य यही है कि मुंह का पीएच सही रहे, ताकि हमारा दांत का जो डिके हो रहा है वो ना हो, मसूड़ों में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना हो। इसीलिए पीएच को बैलेंस करने के लिए बराबर से कुल्ला करना, ब्रश करना ये ज़रूरी है। मैम, हम लोग देखते हैं कि जो छोटे बच्चों के जब दांत आते हैं तो कई बार वो दांत गलते हुए से आते हैं। तो क्या ये भी मामला पीएच लेवल का ही है कि उनके मुंह का पीएच अच्छा नहीं है, या उनके कोई ग्रोथ हार्मोन या कुछ भी जो रिलेटेड टर्म्स हैं आपके, उसकी कमी की वजह से ये होता हो? जी, अगर दांतों में फ्लोराइड का कंटेंट कम हो तो भी टूथ डिके बहुत फास्ट होता है, दो दांतों का सड़ना है वो ज़्यादा होता है जी। और अगर फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा हो तो भी उसमें वाइट पैची अपीयरेंस होता है, वाइट कलर या ब्राउन कलर का पैची अपीयरेंस होगा, जिसको मॉटलिंग भी कहते हैं, मॉटलिंग या फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस भी बोलते हैं। तो ये फ्लोराइड से भी रिलेटेड है, दांत का गलना अगर फ्लोराइड लेवल बहुत डाउन है। दूसरी बात कि छोटे बच्चे में ज़्यादातर देखा गया है कि ब्रशिंग हैबिट होती नहीं ज़्यादा, वो बहुत फ्रिक्वेंटली खाना खा रहे होते हैं मगर उतनी फ्रिक्वेंटली दांतों की सफाई नहीं हो रही होती है, या कम से कम 2 बार जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही होती है। और बहुत छोटे बच्चों में जो सिर्फ दूध पी रहे होते हैं तो माता पिता सोचते हैं कि ये तो खाना खा नहीं रहा है तो इसको दांत की सफाई की ज़रूरत क्या है, तो ब्रश भी नहीं करा रहे होते हैं या दांतों की सफाई भी नहीं कर रहे होते। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो दांतों को गला रही होती हैं, और तब हमें लगता है, जब भी हम दांत देखते हैं तो हमें लगता है ये तो गलता ही वही है। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें। एक तो फ्लोराइड का अमाउंट जो है, वो जो हम पानी पीते हैं, बच्चे भी पानी पीते हैं, माताएं भी पानी पीती हैं। जब बच्चा वूम के अंदर होता है, प्रेग्नेंट वुमन भी जब पानी पीते हैं तो वाटर फ्लोरिडेशन जो होता है ना, पानी में फ्लोराइड का मात्रा जो है 1 ppm होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया मॉटलिंग की। कम हो तो भी दिक्कत है कि टूथ डिके फास्ट होगा, क्योंकि उसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है जो कि टूथ को हार्डन करता है, स्ट्रेंथनिंग करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। दूसरी बात कि छोटे बच्चों में जो दूध पीते बच्चे हैं उनके दांतों को आप बराबर मॉइस्ट लिनन क्लॉथ से या गॉज पीस से साफ़ करते रहिए। उसके सिर्फ दांतों को ही नहीं, जीभ और मसूड़ों को भी, क्योंकि वो मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दांतों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको साफ़ कीजिए। और जो जिनके दांत आने शुरू होते हैं, जैसे 6 महीने से बच्चों में दांत आने शुरू हो जाते हैं, तभी से मॉइस्ट कॉटन से या गॉज पीस से उनको साफ़ करना शुरू कीजिए। और जब मिल्क टूथ यानी दूध के दांत जिसको कहते हैं ज़्यादा मात्रा में आ जाता है और बच्चा ब्रश करने लायक हो जाता है 2 ढाई 3 साल की उम्र में, तब उनको ब्रश करने की आदत डालिए, 2 बार ब्रश करवाइए उनको। और बच्चे चूँकि बहुत फ्रिक्वेंटली खाना खाते हैं तो उनको हर बार खाने के बाद आप कुल्ला तो ज़रूर करवाइए। दूसरी चीज़ कि बच्चों में खासकर देखा गया, बच्चे शुगर का, मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो शुगर हमारे बेसिक फूड में जो हम लोग खाना खाते हैं ऑलरेडी होता है, तो एडेड शुगर देने की, यानी कि ऊपर से शुगर, चीनी देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश की करना होता है, माता पिता का ये कर्तव्य है कि उनको एडेड शुगर यानी कि ऊपर से चीनी ना दे। और अगर वो बच्चे चीनी वाली चीज़ें खाते भी हैं तो उसके बाद कुल्ला अवश्य करवाएं, तो उनके दांतों की सेहत अच्छी बनी रहेगी।
ये बच्चों में आप कर सकते जी हैं। मैम, एक और भ्रम रहता है कि ये तो दूध के दांत हैं, ये तो चले ही जाने हैं, तो हम लोग बड़े मतलब केयरलेस हो जाते हैं उनको लेकर के। तो जो पहले दांत आते हैं हमारे, जिनको दूध के दांत लोग आम भाषा में कहते हैं, तो उनका क्या जीवन में महत्व है कि वो दूध के दांत हैं, वो चले जाएंगे तो हम उनको ऐसे ही ले लें, या कोई वो महत्वपूर्ण गतिविधि है कि नहीं, इनके बाद जो दांत निकलेगा वो इनके ऊपर भी आधारित होता है कि हमारे दूध के दांत कैसे थे? तो मैम इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो दूध के दांत हैं रहते हैं तकरीबन 11-12 साल लग जाते हैं पूरे दूध के दांत को शेड ऑफ होने में, निकलने में, और बीच बीच में परमानेंट टूथ यानी कि जो पक्के दांत हैं वो आते रहते हैं। 6 साल की उम्र में पक्के दांत ऑलमोस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो दूध के दांत भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूध के दांत जब तक हैं बच्चे ने खाना नहीं खाना, तो उनके चबाने में दिक्कत होगी बच्चों को अगर दांत उनके स्वस्थ नहीं हैं। दांतों में दर्द होगा तो भी वो चबाना, खाना जो चबाते हैं वो प्रॉपर्ली नहीं चबा पाएंगे। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो खाना चबने के बाद जो हमारा स्लाइवा का स्लाइवरी है एंजाइम है, माइलेज पर काम करता है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू निकल कर आता है भोजन का, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिलेगा। तो अगर आप सोचते हैं कि ये दूध का दांत है, इसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो नहीं, आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर रहे हैं। उनको जितनी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए भोजन में वो नहीं मिल रही है। दूसरी बात कि कोई भी आदत बचपन में अगर डाली जाए तो वो अच्छा काम करती है। उस वक्त बच्चों को आदत डालना आसान है। पढ़ाई की आदत, सफाई की आदत सब बचपन में ही डालनी अच्छी होती है, वो आदत ही पकड़ाई जाती है। पढ़ाई की आदत भी जैसे, वैसे ही ब्रशिंग की भी, वैसे अगर आप बच्चों को बचपन से ही आदत डालते हैं तो वो अपने दांतों की सफाई करना उनके आदत में, उनके रूटीन में आएगी, और वो अपने और दांतों को साफ सफाई से रखेंगे। खाने के अलावे उनकी स्पीच, बोलने के में भी फ़र्क आता है। जिनके दांत नहीं होते हैं उनकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं होती है। आप बूढ़े लोगों में भी देखिए, जिनके दांत खासकर निकल जाते हैं तो उनकी स्पीच कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। तो खाना भी, बोलना भी, दोनों चीज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड है। जहाँ तक सवाल है अब कि परमानेंट टूथ जो बाद में आएंगे उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो दूध का दांत आपके पूरे जाने के पहले ही परमानेंट टूथ आना शुरू हो चुका होता है। वो मिक्स डेंटिशन फेज होता है, जहाँ कुछ दूध के भी दांत होते हैं और कुछ परमानेंट टूथ भी होते हैं। और जैसे जैसे दूध का दांत झड़ता है उसकी जगह परमानेंट टूथ आते हैं। लेकिन अगर अर्ली शेडिंग हो गई, यानी कि जिस समय पे दूध का दांत झड़ना चाहिए और वहाँ पे परमानेंट टूथ आना चाहिए, वो समय का अंतराल अगर सही नहीं रहा, और अगर दूध का दांत सड़ने की वजह से जल्दी झड़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा या झड़ जाएगा, तो परमानेंट टूथ जो उस जगह पे आनी चाहिए वो उस जगह पे नहीं आकर कहीं और से भी आ सकती है। क्योंकि मिल्क टूथ जो है, दूध का दांत, उसको गाइड करता है परमानेंट टूथ को कि उसके पीछे, उसके फॉलोअर्स बोलते हैं उसको, वो गाइड करता है, परमानेंट टूथ फॉलोअर की तरह काम करता है। तो जब मिल्क टूथ शेड किया उसकी जगह परमानेंट टूथ आया। अगर गाइड मिसिंग है तो फॉलोअर अपने पाथ को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करेगा, हो सकता है वो आगे की ओर या पीछे की ओर या साइड से निकल कर आए। तो इसीलिए परमानेंट टूथ के लिए भी ये ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर मिल्क का दांत डिके हो रहा है उस वक्त परमानेंट टूथ भी तो है अंदर, मुंह के अंदर। अगर आपके मुंह के अंदर सड़े हुए दांत हैं, इसका मतलब बैक्टीरियल लॉजमेंट है, तो इन्फेक्टेड टूथ है वहाँ पे। उस इन्फेक्शन को आप बाकी जगहों पे भी फैला रहे हो, मसूड़ों में भी जा रहा है, बल्कि खाने पीने के थ्रू आपके पूरे सिस्टम में जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो आपके पूरे सिस्टम में जा रहा है। तो मिल्क टूथ को इग्नोर नहीं करना है, दूध के दांत को इग्नोर नहीं करना है कि वो झड़ जाएगा। जब तक है उसको साफ़ सफाई से, उसको भी रखना साफ़ सफाई से उतनी ही ज़रूरत है। तो सुनीता जी, एक यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि जो हमारी माताएं हैं और ख़ासकर जो पहली बार माँ बनी है, तो उसको तो अभी अपने प्रसव की पीड़ा उन सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। लेकिन जब उसके बच्चे के दांत आ रहे हैं तो वो अभी अनभिज्ञ भी कि मुझे इनकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि छोटे बच्चों को ब्रशिंग भी नहीं कराई जा सकती। तो उनको साफ़ सफाई रखने में क्या क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? जी, पहली बात तो ये कि जैसे आपने बताया कि वो अभी बच्चे को जन्म दिया है तो अपनी पीड़ा में है। अच्छी बात है कि अगर परिवार भी उनको सपोर्ट करे, और बच्चे के लिए भी और माताओं के लिए भी परिवार का सपोर्ट उतना ही ज़रूरी है। बच्चा भी छोटा है, उसको वो खुद से बहुत कुछ नहीं कर पाएगा,
तो वहाँ भी परिवार का सपोर्ट उतना ही ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बताया, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको बहुत ही छोटा तरीका है कि बहुत ही आसान तरीका है कि दूध पीता है, उसके बाद क्योंकि छोटे बच्चे तो 6 मंथ तक तो सिर्फ दूध पे ही रहते हैं, तो उसको दूध पीने के बाद मलमल के कपड़े से या फिर गॉज पीस से उसके दांतों को सिर्फ पोंछ दीजिए, उसके जीभ को पोंछ दीजिए। 3 महीने के बाद से तो दांत भी आने शुरू हो जाते हैं, भले ही नीचे के 2 दांत आए मगर दांत तो हैं, उनको भी साफ रखिए, जीभ को, तालू को भी पोंछिए और मसूड़ों को भी पोंछिए। ये कर सकते हैं उनकी, और ये आदत बनी रहेगी तो आगे काम आएगी। ये हमेशा साफ सफाई चलती रहेगी, कभी मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसकी वजह से आपके बॉडी के बाकी पार्ट में भी इन्फेक्शन जाने का चांसेस कम हो जाता है। जी मैम, और एक मैम ये सवाल है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब वो किशोरावस्था में आता है, तो उस समय आपने बताया है कि मीठा बहुत उसको पसंद होता है, वो चॉकलेट भी खा रहा है, टॉफ़ियाँ भी खा रहा है, लेकिन वो ब्रशिंग भूल रहा है, पानी से कुल्ला भी नहीं कर रहा है, तो इसके चलते उसके दांत खराब हो रहे हैं। लेकिन मैम उसी आयु में हम देखते हैं कि जब दांत अविकसित होकर इधर उधर हो जाते हैं, मतलब उनका जो डेंचर है वो सामान्य न बन के टेढ़ा मेढ़ा सा बनता है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसका नैदानिक उपाय क्या हो सकता है कि इससे अच्छा कि जब हम आगे बढ़ें उनको ठीक करवाएं, अगर हम पहले ही उसको भांप लें कि ये समस्या आने वाली है, उसको हम लोग ठीक कर सकें, तो उसके लिए कुछ सुझाव दीजिए मैम। जी, ये मॉडर्न ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री है, इसको कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री भी कहते हैं, और ये दरअसल बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि प्रॉब्लम आने के पहले ही, प्रॉब्लम आने के बाद तो आप इलाज करवाओगे, वो तो करवाना ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है अगर जिनका आप ध्यान रखें तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, वो उसी को कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। उसमें ये ब्रशिंग टेक्निक को सही तरीके से करना, सही टूथब्रश इस्तेमाल करना, सही टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, सही तरीके से ब्रश करना, कितनी बार कितने मिनट तक करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो दांतों की शेडिंग भी सही समय पे होगी, दांत इरप्ट भी सही समय पे होगा, और जो दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, कुछ तो जेनेटिक होते हैं, वो आएंगे ही, पर आप अपनी तरफ से इन चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं तो उसके लिए भी कई तरीके के उपाय हैं, जैसे मायोफंक्शनल अप्लायंसेस होते हैं, वो जब बच्चों का ग्रोथ फेज चल रहा होता है, पूरी तरह भी दांत जो है, पूरा जबड़ा आपका बोन जो होता है, हड्डियां जो होती पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, ग्रोथ फेज चल रहा है, उस वक्त उस अप्लायंसेस को लगाकर पैसिवली आप बड़े आराम से उन चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। तो जो टेढ़े मेढ़े दांत आ रहे हैं वो उस वक्त भी सही किया जा सकता है, जो 5 से 6 साल की उम्र में शुरू हो जाता है और 11-12 साल तक उसको लगाने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। उसके अलावे अगर किसी को ये बाद में एहसास हुआ कि उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और तब तक वो 11-12 साल तक की उम्र तक पहुंच चुका है, तब एक डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में ऑर्थोडोंटिस्ट का काम ही यही है कि जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको सही किया जाए। उसके लिए भी अलग अप्लायंसेस आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, तो वहाँ भी उपाय है। तो हर स्टेज में उपाय है। पहला तो ये कि प्रिवेंशन है, जो आप उस स्थिति को आने ही नहीं दे। दूसरा, अगर आ गई तो भी आप अपने उस ग्रोथ पैटर्न को थोड़ा सा ऑल्टर करके, थोड़ा सा चेंज करके काफ़ी हद तक करेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर उसको भी लैप्स करके वो भी बीत गया है तो आप करेक्टिव ट्रीटमेंट जो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू टेढ़े मेढ़े दांतों को सही कर सकते हैं। जी मैम, लेकिन अगर हम लोग, मैम आप लोग ब्रशिंग टेक्निक बता रहे हैं, आपकी ब्रशिंग ऐसे करनी है, लेकिन अगर हम लोग गांव की बात कर लें जहां आज भी लोग बबूल की और नीम की दातुन कर रहे हैं और वो सफल भी है, आयुर्वेद भी कह रहा है कि वो हमारे मुख को स्वच्छ रखता है, तो उसमें हम लोग ब्रशिंग पैटर्न वाली जो चीज़ आप लोग मॉडर्न जो डॉक्टर्स बताते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हम दांतों से ही पीछे भी दांत साफ कर लें और ऊपर की तरफ भी कर लें, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। जी, ब्रशिंग टेक्निक में क्या है, जो भी टेक्निक बनाए गए हैं उसका उद्देश्य वही है कि हमारे मुंह के अंदर पूरी तरह दांतों के सारे सतह साफ हों, दांतों के सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके आसपास जो भी जीभ है, मसूड़े हैं, हमारे गालों का भीतरी हिस्सा है, वो भी पूरी तरह साफ हो। तो दातून भी कर सकते हैं, दातून गाँव में करते हैं। वहाँ गाँव के लोग फाइबरस फूड ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड फूड कम खाते हैं, तो
तो उनके दांत तो दातून से भी साफ़ हो सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि शहरों में ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड ज़्यादा खाते हैं, जो स्टिकी होते हैं, कंपैरेटिवली स्टिकी होते हैं, उसमें फाइबर का अमाउंट कम होता है, तो वो बहुत आसानी से दातून से इफ़ेक्टिवली साफ़ नहीं हो सकता। और खासकर दो दांतों के बीच में जो गैप में फंसते हैं वो रिफाइंड फूड जाकर, उसको साफ़ करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है सिर्फ दातून से। तो इसीलिए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, जिसमें टूथपेस्ट में फ्लोराइड हो, और उसमें और भी कई चीज़ें होती है, सर्फेक्टेंट होते हैं जो कि फोमिंग करते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, वो सब दांतों को पूरी तरह से अच्छे से क्लीन कर पाती है। और जहाँ तक सवाल है टेक्निक का, तो बच्चों में जो है ज़्यादातर बहुत टीडियस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते, तो बहुत आसान तरीका होता है बच्चों में टू एंड फ्रो मोशन। जैसे हॉरिजॉन्टली आप ब्रश कराएं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स दें, सो दैट कि बच्चों के मसूड़े और बाकी जगहों को वो हर्ट ना करे, तकलीफ़ ना दे। और सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं बच्चों के दांतों को, तो वो साफ़ हो जाए। लेकिन चूकते हैं लोग वहाँ जहाँ सिर्फ बाहर बाहर से बच्चों के दांत को साफ़ कर देते हैं, अंदर के हिस्से को नहीं साफ़ करते, वहाँ भी साफ़ करना उतना ही ज़रूरी है। दूसरी बात कि जो हमारा च्यूइंग सरफेस है, हमारे दांतों का वो सतह जो हमारे खाना चबाने में काम आता है, उसको लोग साफ़ करना भूल जाते हैं, खासकर बच्चों में, तो उसको भी साफ़ करना है। और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए हमारा जो ब्रशिंग टेक्निक है वो थोड़ा अलग है बच्चों से। उनको आउटवर्डली मोशन देना चाहिए, जैसे ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे वाले दांतों में नीचे से ऊपर की तरफ। तो एक तरह का ये वर्टिकल मोशन है, लेकिन आउटवर्डली है, बाहर की तरफ, गंदगी को बाहर की तरफ निकालना है। और लेकिन यहाँ भी वो नियम पालन करना है कि सिर्फ बाहर का हिस्सा नहीं, बल्कि दांतों के अंदर के हिस्से को भी साफ करें। दांतों का जो च्यूइंग सरफेस होता है, जिस सतह से हम खाना चबाते हैं, उसको भी साफ करना है। और दांतों के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी साफ रखना है, जीभ, मसूड़े, इन सब को। और इसके लिए कई तरीके हैं, आप ब्रश कीजिए, फ्लॉस कीजिए, इंटरडेंटल ब्रशेस इस्तेमाल कीजिए, कुल्ला कीजिए। ये सब आपको बहुत ही आसान तरीका है, और आप मुश्किल से 1 या 2 मिनट भी नहीं लगते हैं कुल्ला करने में, आप कर सकते हैं। ब्रशिंग को 2 बार कीजिए, सुबह और रात, 2-2 मिनट तक। वो आपको आपके पूरे मुंह को साफ सफाई रखने में मदद करेगा। तो मैम, जैसा आपने बताया कि दांत की जो ऊपर की सतह है उसको हमको विशेष तौर से साफ़ करना है, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी कैरीज है या जो दांत का कीड़ा लगता है वो भी वहीं से लगना प्रारंभ होता है। बिल्कुल। और अगर हमको इसको बचाना है तो हमको दांतों को ऊपर वाली सतह को हमेशा साफ़ रखना है। लेकिन मैम, क्या इसमें कैल्शियम का भी कहीं रोल है कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारे दांत कमज़ोर हुए, इसलिए कैरी लग रही है, या जिस डेंटल हाइजीन की हम लोग बात कर रहे हैं इसकी कमी की वजह से? तो जो इसका की फैक्टर है मैम, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए मैम। हमारे दांतों का जो एनामल है ना, वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, काफ़ी हार्ड सब्सटेंस है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। और भी मिनरल्स होते हैं एनामल्स में, जो कि हमारे एनामल को, हमारे दांत की ऊपरी सतह को, हमारे बॉडी का पूरा हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला गया है। और उसमें भी कैरीज लग जाता है अगर उसकी सफाई नहीं हो, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया का फिल्म उसके दांतों के सतह पे जमता है, और ये बैक्टीरिया, जिसको प्लाक कहते हैं, और ये बैक्टीरियल लॉजमेंट यानी कि जो प्लाक है, हमारे दांतों को धीरे धीरे डीमिनरलाइज करता है, यानी कि वहाँ से मिनरल्स को वो हटा रहा होता है, फ्लोराइड को हटा रहा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट को हटा रहा होता है। तो दांत कमज़ोर होते जाएंगे। ऊपरी सतह में से आपका जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स था, जिसकी वजह से आपके एनामल, आपके दांत हार्ड थे, वो कमज़ोर होंगे। जब कमज़ोर होंगे तो बैक्टीरियल अटैक और आसानी से होगा, और वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक से शुरू होता है गड्ढा बनना, और धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो आंखों से भी दिखने लगता है कि गड्ढे हो गए हैं, जिसको कीड़ा लगना भी बोलते हैं, केरीज उसको कहते हैं। तो ये केरीज या कीड़ा लगना या गड्ढा कुछ नहीं है, बल्कि एनामल का खराब होना, बैक्टीरियल प्लैक की वजह से एनामल में से डीमिनरलाइज होना, और वहाँ के मिनरल्स लॉस होके एनामल का लॉस होना ही आपका केरीज है या कैविटी है, जिसकी वजह से आपको पूरे गड्ढे दिख रहे होते हैं दांत में। तो आप फ्लोराइड कंटेंट अगर बढ़ाते हैं अपने टूथपेस्ट, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इसीलिए इस्तेमाल करना कहते हैं, सो दैट कि आपका जितना पार्ट आपका डीमिनरलाइज हो रहा है, कुछ हद तक आपका फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट उसको कॉम्प्रोमाइज़ करे।
और जैसे कैल्शियम हमारे पूरे शरीर के बोन्स के लिए ज़रूरी है, वैसे ही दांतों के लिए भी ज़रूरी है। तो जब इसीलिए ग्रोइंग फेज में बच्चों को कैल्शियम आयरन जैसे देते हैं, उस वक्त कैल्शियम भी, उसका भी रोल रहता है हमारे दांतों को स्ट्रेंथन करने में। तो ये सारे मिनरल्स हैं जो हमारे दांतों को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। तो मैम वो कौन कौन से फूड हैं, वो कौन कौन से आहार हैं जो हमको किशोरावस्था और बाल्यावस्था में अवश्य लेने चाहिए? जैसे हम लोग कहते हैं कि दूध पीने से आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, दांत भी मजबूत रहेंगे, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से दूध नहीं उपलब्ध है, गर्मियों का मौसम है, तो और कौन कौन सी चीज़ें खाई जा सकती हैं मैम? जी, खान पान में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे दूध जैसा कि आपने बताया बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम, आपके हड्डियों के लिए भी, आपके दांतों के लिए भी। इसके अलावे फ्रूट्स, फल में भी कई सारे फ्लोराइड भी होता है फल में, आपके एप्पल में, एवोकाडोज में, पीच में, बनाना में, इन सब में भी फ्लोराइड कुछ अमाउंट होता है। इसके अलावा कई सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे दांतों के लिए ज़रूरी है। तो फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और आपका डाइट अगर बैलेंस्ड रहता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स आपको मिलते रहेंगे। आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत यानी ऊपर से फ्लोराइड टैबलेट लेना या कैल्शियम की गोली लेना या अलग मिनरल्स के लिए टैबलेट्स खाना, इनकी ज़रूरत कम पड़ती है अगर आपकी डाइट, आपका आहार सही हो, बैलेंस्ड हो। तो आपके आहार में सब कुछ है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, आप कितना रिफाइंड खा रहे हैं और कितना रॉ खा रहे हैं। आप जितना रॉ फूड खाएंगे, आपके मिनरल्स की कमी नहीं होगी। आपके खाने में सारा कुछ है। जो हमारा भारतीय भोजन है उसमें हर एक मिनरल्स है हमारे भोजन में। सारे कैल्शियम, फ्लोराइड, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, दांत के लिए, सब कुछ है वहाँ पर। बस तकलीफ वहाँ होती है जब लोग अपने खुद से खाने का पैटर्न बदल देते हैं। रॉ फूड, फ्रूट्स की जगह फ्रूट जूस लेने लगते हैं, प्रिजर्वेटिव एडेड फूड लेने लगते हैं, प्रिजर्वेटिव एडेड जूसेस लेने लगते हैं। तो वहाँ पे मिनरल्स का अमाउंट बहुत कम हो गया और प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो हम अपनी सेहत को खुद ही ख़राब कर रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें बल्कि सप्लीमेंट्स की भी, ऊपर से टैबलेट्स फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में इन सब चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर सुनीता जी, आपने कई बार फ्लोराइड का जिक्र किया इस कार्यक्रम में, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लोराइड को बहुत घातक भी माना जाता है। तो इसकी जो सीमा है हमारे टूथपेस्ट में वो कितनी होनी चाहिए, और एक उपभोक्ता होने के नाते हम कैसे निर्धारित करें कि जो मेरे घर में पेस्ट है वो अच्छा है? जी, टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, और वैसे हमारे सिस्टम में फ्लोराइड जा रहा होता है जो हम लोग पानी पी रहे होते हैं उससे भी। तो एक तो पानी में बैलेंस्ड होना चाहिए, 1 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो मॉटलिंग होगी, इसीलिए कहा जाता है कि घातक है, क्योंकि मॉटलिंग हो जाती है दांतों पे। बोन्स में भी स्केलेटल फ्लोरोसिस बोलते हैं, वो भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फ्लोराइड का अमाउंट भी हमारे पीने के पानी में उतनी ही होनी चाहिए। हमारे टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड है, और टूथपेस्ट में बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट में है, सो दैट कि हमारे दांतों की सफाई हो, हमारा जो डीमिनरलाइज होने लगता है डिके होने की वजह से, उसमें मदद करे रीमिनरलाइजेशन में। लेकिन इसीलिए टूथपेस्ट का अमाउंट अलग अलग रखा गया है। जैसे छोटे बच्चों में, जो 3 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनमें एक स्मीयर लेयर टूथपेस्ट अप्लाई करने के लिए कहते हैं, यानी बिल्कुल राइस ग्रेन, चावल के दाने से ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं लेना है। जो 3 साल से लेकर 9-10 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए बोला गया है पी साइज़, मटर के दाने के बराबर का साइज़ टूथपेस्ट का होना चाहिए, नहीं तो फिर फ्लोराइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। और जो एडल्ट हैं, फिर वो टूथ ब्रिसल्स का जितना है लेंथ, उतना ले सकते हैं एक मॉडरेट अमाउंट में। तो इसीलिए अलग अलग फ्लोराइड का अमाउंट, टूथपेस्ट का अमाउंट तय किया गया है, क्योंकि फ्लोराइड का अमाउंट हमारे बॉडी में 0.05 मिलीग्राम पर केजी वेट के हिसाब से हो जाना चाहिए हमारे सिस्टम में। अगर इससे ज़्यादा जाता तो वो फिर घातक है। तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट से, कि हम अमाउंट सही रखें। और फ्लोरिडेटेड वाटर जो है, वहाँ पे 1 ppm से ज़्यादा ना हो फ्लोराइड की मात्रा हमारे पानी में। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
जी मैम, मैं देख रहा हूँ कि आप एक डेंचर भी लेके आई हैं और हमारे बच्चे बड़े उत्सुक होंगे जानने के लिए कि जो हम लोग ब्रश करते हैं सुबह और शाम को, क्या हम सही तरीके से करते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मैम आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार उनको बताएं कि हर आयु वर्ग को कैसे अपने ब्रशिंग टेक्निक को अपनाना चाहिए। जी। तो मैम छोटे बच्चों से लेकर के हम लोग वयस्कों तक जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उनको ब्रश करना चाहिए। मैम ये मॉडल है जिसकी मदद से मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक बता सकती हूँ। जैसे छोटे बच्चों में ये हॉरिजॉन्टल स्क्रबिंग जिसको कहते हैं, यानी कि हल्के हल्के, ज़्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं दे रहे हैं, हल्के स्ट्रोक्स देकर, छोटे स्ट्रोक्स देकर आप हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर सकते हैं, या फिर आप सर्कुलर मोशन में भी ब्रशिंग कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सिर्फ बाहर के सतह को ही नहीं बल्कि अंदर के सतह को भी साफ करना है, और जो च्यूइंग सरफेस है यानी कि जिस सतह पे से हम खाना चबाते हैं उसको भी साफ करना है। तो ये तीन चीज़ें, ये हिस्सा बाहर का, अंदर का और ये चबाने वाला हिस्सा, ये तीनों ही हिस्सा साफ होना है। ये हो गई छोटे बच्चों की बात। अब थोड़े एडल्ट्स की बात करें या 10 साल से ऊपर के बच्चों की बात करें तो वर्टिकल मोशन में हम ब्रशिंग करते हैं। वर्टिकल मोशन के लिए मुंह को थोड़ा सा खुला रखना होगा और ब्रश को वर्टिकली मूव करना है, लेकिन थोड़ा सा एंगल 45 डिग्री के एंगल पे मसूड़ों पे रखना है और हाथ को रब नहीं करना है, ट्विस्ट करना है। अगर आप हाथ को ट्विस्ट करते हैं तो बाहर की सतह तो साफ हो ही रही है, साथ साथ दो दांतों के बीच में जो स्पेस है, बीच में जो गैप है, वहाँ जो खाना फंसता है वो भी साफ होता है इफेक्टिवली। और नीचे के दांतों में फिर आउटवर्डली ब्रश कीजिए, वो भी वर्टिकल होगा बट आउटवर्डली, नीचे से ऊपर की तरफ, उसी तरह मसूड़ों पे रखिए। इससे मसूड़ों का मसाज भी होता है, मसूड़ों की सफाई भी होती है। मसूड़ों के मसाज से मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपके पेरिडोंशियम मतलब बाहर की संरचना जो है दांत की वो भी मजबूत होगी, स्वस्थ होगी। तो ब्रश को नीचे से ऊपर की तरफ आप घुमाते हुए, हाथों को ट्विस्ट करते हुए, आप देखिए मैं हाथ को उठा नहीं रही हूँ, बस हाथों को, अपनी कलाइयों को ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा ऐसे ब्रश को घुमाना है। तो आप इस तरह से बाहर का हिस्सा भी, अंदर की तरफ का हिस्सा भी साफ कर सकते हैं। और फिर जो चबाने वाली सतह है उसको आप इस तरह से रब कर कर साफ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं काफ़ी बुज़ुर्ग लोग जो हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर बहुत बीमार हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए पावर्ड ब्रश या बैटरी ऑपरेटेड ब्रश भी आता है। तो बैटरी ऑपरेटेड ब्रश में आपके ब्रशों को, आपके हाथों का बहुत कम रोल होता है, आपके हाथ को मूवमेंट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप बैटरी ऑपरेटेड ब्रश से, पावर ब्रश उसको बोलते हैं, उससे साफ़ कर सकते हैं। बल्कि कई छोटे बच्चे जो जिनके पेरेंट्स, जिनके माता पिता उनको गाइड नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, उनके लिए भी ये मददगार होता है। छोटे बच्चे भी पावर ब्रश या बैटरी ऑपरेटेड ब्रश से अपने दांतों की सफाई रख सकते हैं। और एडल्ट्स के लिए खास है कि इस ब्रश के अलावा इंटरडेंटल ब्रशिंग भी करें, या इंटरडेंटल ब्रशिंग को इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशिंग भी कहते हैं या फ्लॉस भी कहते हैं। फ्लॉस भी आता है उसके लिए। वो, उसका रोल यह है कि वो दो दांतों के बीच की सतह को बहुत अच्छे से साफ करेगा। तो दो दांतों के बीच जो खाना फंसता है और फूड पार्टिकल, फाइन फूड पार्टिकल जाके चिपकता है, उसको वह बहुत अच्छे से साफ करेगा। और आपके दो दांतों के बीच में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कैविटीज़ और केरीज ज़्यादा तेज़ी से पनपते हैं, क्योंकि वह हिस्सा ज़्यादातर इग्नोर्ड रहता है, आप ब्रशिंग वहाँ नहीं कर पाते हो, तो वहाँ का हिस्सा भी आपका स्वस्थ रहेगा और आपको वहाँ पे कीड़े जल्दी नहीं लगेंगे। डॉक्टर सुनीता जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस आयु वर्ग में हमें कैसे ब्रश करना है और कौन कौन सी हिदायतें हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। लेकिन मैम एक बड़ा सवाल ये है कि अगर बच्चों को प्रेरणा देनी हो, उनको मोटिवेट करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो माता पिता हैं वो कैसे अपने बच्चों को समझाएं कि जो आप ब्रश करते हो इसका आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए, आपकी स्वच्छता के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही साथ मैम चलते चलते एक ये भी हम लोग प्रश्न जाने कि अगर हम लोग पाठ्यक्रमों में डेंटल हाइजीन को अगर लाना चाहें तो हमको क्या क्या करना चाहिए और हम स्कूली स्तर पर इसके लिए क्या कर सकते हैं मैम। जी, हर काम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी, जैसे कि बच्चों को मदद चाहिए होती है शिक्षक की,
अपने माता पिता की, पेरेंटल गाइडेंस की और अपने गार्जियंस की, वैसे ही दांतों के लिए भी अगर वैसा सहयोग मिले बच्चों को, तो ये आदत उनकी बचपन से ही बहुत सही आएगी और उनके दांतों की संरचना जो है वो बुढ़ापे तक उनका साथ देगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता भी सहयोग करें, शिक्षक भी सहयोग करें। शिक्षक कैसे सहयोग कर सकते हैं? जैसे चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को, और उसको बड़े अच्छे से स्कूल में सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन चिल्ड्रंस नेशनल डेंटल हेल्थ मंथ होता है, पूरा फरवरी चलता है, लेकिन उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो ये चिल्ड्रंस डेंटल हेल्थ को भी सेलिब्रेट करें तो ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा बच्चों के लिए। इस मंथ में वो बच्चों पूरे जागरूक होंगे कि उनके दांतों की संरचना कैसी है, इस चीज़ को जानेंगे, उसकी सफाई कैसे करते हैं ये जानेंगे, और सफाई क्यों ज़रूरी है ये भी जानेंगे। तो ये प्राइमरी लेवल पे स्कूल्स में भी शुरू करना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करने से यह होगा कि शिक्षक को पढ़ाने के लिए एक तरह से बाध्य हो जाएंगे और वो उनके रूटीन में रहेगा, तो फिर वो बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं, उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं। और पेरेंट्स का काम भी है उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, और साथ के साथ जो काम शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, वो माता पिता और पेरेंट्स को करना, वो है मॉनिटर करना कि अगर आपने ये हिदायत दी कि बच्चे आप दांत को साफ़ करो और ऐसे साफ़ करो, तो मॉनिटर करना कि बच्चे कर रहे हैं या नहीं, या कर पा रहे हैं कि नहीं। ये माता पिता का रोल है इसमें। इसके लिए बच्चों के साथ साथ माता पिता भी, जैसे अगर अपना रूटीन सही रखें, एक बार की जगह नहीं 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात, और जब खुद जा रहे हैं ब्रश करने तो बच्चों को भी बताएं कि आप भी ब्रश करो, तो ये उनकी आदत में आएगी। इसके अलावा जैसे स्कूल्स में बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, पढ़ाई में अच्छा करते हैं, खेल में अच्छा करते हैं, तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। तो जो बच्चे आलस करते हैं ब्रश करने में, उनके लिए खासकर उनको माता पिता रिवॉर्ड दे सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा ब्रश किया, आप ब्रश अच्छा कर रहे हो, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इससे उनका इंटरेस्ट जो होगा ना, उनकी जागरूकता बढ़ेगी, उनको वो मज़ेदार लगेगा काम करना, ये उनको पकाऊ बोरिंग काम नहीं लगेगा। जी मैम, सबसे बड़ी बात आपने जो बताई है कि हमारा परिवार जो है वही हमारा सबसे बड़ा विद्यालय है, और परिवार ही हमें सिखाता है कि हमको अपने जीवन संवर्धन के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैम निश्चित रूप से परिवार से ही हम अच्छी आदतें सीखते हैं, लेकिन अगर पाठ्यक्रमों में हो तो हम उनको और अच्छे से बता सकते हैं जीवन पर्यंत शिक्षा के दौरान। तो डॉक्टर सुनीता जी, आप इस कार्यक्रम में आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हमने की, और निश्चित रूप से इस श्रृंखला को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, बच्चों को प्रेरणा बोध भी देंगे तो किस प्रकार से कि दांत उनके लिए जीवन में आवश्यक हैं। बिना दांतों के ना तो आप अच्छे से आहार को खा सकते हो, ना अच्छी सी मुस्कान आप दे सकते हो। तो मैम निश्चित रूप से बच्चों में मुस्कान जो बनी रहे, उसके लिए आपका भी हमको मार्गदर्शन चाहिए होगा, और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। और शिक्षार्थियों, आप लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।